हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सविता। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये क्लास होने वाली है सीडीपी की, जिसमें हम सीडीपी के बहुत ही लाजवाब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप लोग जल्दी से इस वीडियो में जुड़ जाएंगे और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए, आज इस क्लास में रखे गए हैं 30 प्रश्न। तो आपको देखना है कि 30 में से आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। कमेंट बॉक्स के माध्यम से लास्ट में आप जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह कथन किसका है? तो पहले ही प्रश्न आज कथन से दे दिया गया है। बताना है आपको यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन है गैरेट, युंग, रूथ बेनेडिक्ट या फिर क्रो एवं क्रो। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूथ बेनेडिक्ट का ये कथन हो जाता है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अभिप्रेरणा होती है मनोदैहिक, सामाजिक, व्यक्तिगत या फिर उपयुक्त सभी। प्राकृतिक अभिप्रेरणा कैसी होती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि मनोदैहिक भी होती है, सामाजिक भी होती है, व्यक्तिगत भी होती है, इसलिए ऑप्शन डी सही चला जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, पुरुष एवं स्त्री के एक कोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? प्रत्येक कोष में 23-23, प्रत्येक कोष में 26-26 होते हैं, प्रत्येक कोष में 24-24, प्रत्येक कोष में 22-22 गुणसूत्र। आपको गुणसूत्रों की संख्या बताना है कि पुरुष एवं स्त्री के एक एक कोष में कितने कितने गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक कोष में 23-23 गुणसूत्र होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, शायद आप सभी को ये पता भी होगा पहले से। अगला प्रश्न है कि संयुक्त कोष किसका बना होता है? साइटोप्लाज्म का, क्लोरोप्लास्ट का, क्रोमोसोम का या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आंसर क्या होगा? संयुक्त कोष जो होता है वो गाढ़े और तरल पदार्थ जो कि साइटोप्लाज्म इसी का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, साइटोप्लाज्म का ये बना होता है। अगला प्रश्न है, साइटोप्लाज्म के अंदर एक नाभिक होता है जिसके भीतर क्या होते हैं? कोशिकाएं होती हैं, गुणसूत्र होते हैं, जाइगोट होते हैं या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं होता। तो साइटोप्लाज्म के अंदर एक नाभिक होता है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, आपको बताना है। देखिए, साइटोप्लाज्म के अंदर एक नाभिक जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसके भीतर गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुणसूत्र क्रोमोसोम यहाँ पर आप कह सकते हो। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक कोशिकाओं के नाभिक में डोरों के समान रचना पाई जाती है जिनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं या फिर जीन्स कहते हैं? क्या कहते हैं? देखिए, प्रत्येक कोशिकाओं के नाभिक में डोरों के समान संरचना पाई जाती है जिसको हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही चला जाएगा, क्रोमोसोम, जिसे हम पिछले प्रश्न में देखा था गुणसूत्र के नाम से। अगला प्रश्न चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कहता है कि एक गुणसूत्र के अंदर वंशानुक्रम के अनेक निश्चयात्मक तत्व पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गुणसूत्र, जीन्स, साइटोप्लाज्म या फिर स्पर्म कहा जाता है। तो देखिए, एक गुणसूत्र के अंतर्गत वंशानुक्रम के अनेक निश्चयात्मक तत्व पाए जाते हैं जिनको हम पित्रैक या जीन्स कहते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम के बीज कोष की निरंतरता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लैमार्क, डार्विन, ह्यूगो डिब्रिज या फिर बीजमैन। तो ये किसका यहाँ पर बताना है सिद्धांत है? बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया है? यहाँ पर आप बताइएगा जल्दी से। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बीजमैन, ऑप्शन नंबर डी। वंशानुक्रम के बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत दिया है बीजमैन के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका कार्य केवल उत्पादक कोशों का निर्माण करना होता है? वंशानुक्रम, बीज कोष, कोशिका या फिर गुणसूत्र? बीज कोष का कार्य केवल उत्पादक कोशों यानी कि जर्म सेल्स का निर्माण करना होता है। तो ऑप्शन बी, बीज कोष यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भिन्नता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? डार्विन एवं लैमार्क, ह्यूगो डिब्रिज या फिर जे ए थॉमसन या बीजमैन? भिन्नता के नियम का प्रतिपादन आपको बताना है किसके द्वारा किया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन एवं लैमार्क के द्वारा ये प्रतिपादन किया गया है। ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं?
ज़रूरी नहीं कि जैसे माता पिता हों वैसे ही गुण पाए जाते हैं। किसी किसी बच्चों के अंदर अपने माता पिता से विपरीत यानी कि अलग गुण भी पाए जाते हैं। अगर माता पिता बहुत ही अच्छे हैं तो बच्चे जो है वो मतलब अच्छे नहीं रहते। मतलब अच्छे रहने का ना ये मतलब है कि उनके अंदर कोई मतलब समस्यात्मक बालक हो सकते हैं, या फिर पिछड़े बालक हो सकते हैं, या फिर वो उनका शारीरिक रूप से अपंग हो सकते हैं, तो इस तरीके से हो सकते हैं, या फिर उनके गुण में कोई प्रॉब्लम हो सकती। तो बताइएगा यहाँ पर विपरीत गुण अगर पाए जाते हैं बच्चों में अपने माता पिता से, तो उसको हम क्या कहते हैं? इस नियम को आगमन का नियम, प्रत्यागमन का नियम, भिन्नता का नियम, या फिर समानता का नियम। तो यहाँ पर हम कहेंगे प्रत्यागमन का नियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर विपरीत गुण पाए जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यागमन का नियम है ये। अगला प्रश्न है, किस नियम के अनुसार माता पिता के द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त ही नहीं होते? अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, विविधता का नियम, समानता का नियम, या प्रत्यागमन का नियम। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले जो गुण हैं वो उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते। लेकिन लैमार्क महोदय जो है इनका मत इससे अलग है, उन्होंने कुछ और कहा है। तो अगर आप सबने पढ़ा है बहुत अच्छे से इस टॉपिक को तो आपको पता होगा कि लैमार्क के द्वारा क्या कहा गया है इस बारे में। अगर आपको नहीं भी पता है तो जाकर जरूर देखिएगा, सर्च कीजिएगा, इससे आपको एक नया प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार वर्णसंकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती हैं? लैमार्क, डार्विन, मेंडल, या रॉबर्ट हुक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंडल। मेंडल के नियम के अनुसार वर्णसंकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या समान रूप की ओर अग्रसर होती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, मेंडल का नियम। अगला प्रश्न है, किसमें प्राणी की वृद्धि, सीखना, आदतें, विचार और आकांक्षाएं आदि सभी केंद्रित रहते हैं? पेशीय तंत्र, तंत्रिका तंत्र, धमनी, या फिर शिरा। तो आंसर होगा तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर बी। तंत्रिका तंत्र में प्राणी की वृद्धि, सीखना, आदतें, ये सारी चीजें केंद्रित रहती हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्र की प्रतिक्रियाएं किस पर निर्भर करती हैं? तंत्रिका तंत्र पर, गुणसूत्र पर, कोशिका पर, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पर भी आंसर हमारा तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। छात्र की जो भी प्रतिक्रिया हैं ये सभी निर्भर करती हैं तंत्रिका तंत्र पर। अगला प्रश्न है, बालक के तंत्रिका तंत्र का विकास विभाजित होता है? सामान्य, असामान्य, पिछड़ा, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बालक के तंत्रिका तंत्र का विकास सामान्य, पिछड़ा, असामान्य, इन सभी भागों में विभाजित होता है। अगला प्रश्न है, किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रेरणा कहते हैं? ब्रूनर ने कहा, क्रोएमक्रो, राउश, या फिर गुड ने कहा। ये कथन है, आपको बताना है ये कथन किसके अनुसार दिया गया है। तो ये गुड महोदय के अनुसार दिया गया है। देखिए आप इस कथन को याद भी कर सकते हैं एक ट्रिक से, जैसे इनका नाम है गुड। तो गुड अगर आप किसी कार्य को आरंभ करते हैं, जारी रखते हैं और नियमित बनाए रखते हैं तो इसे मतलब ये अच्छी बात है ना, ये गुड बात है, गुड हैबिट है। तो इसलिए यहाँ पर आपको याद हो जाएगा कि ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? गुड महोदय के द्वारा दिया गया। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि में विशिष्ट एवं सामान्य तत्वों को वंशानुक्रम की देन माना है? पावलाव, स्पीयरमैन, मैकडूगल, या फिर रूसो। ये यहाँ पर किसका यहाँ पर बताना है, यहाँ पर क्या कथन हो जाएगा? ये कथन जो है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन ने ये यहाँ पर वंशानुक्रम की देन माना है। किसको? बुद्धि में विशिष्ट एवं सामान्य तत्वों को। तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रमुख मूल प्रवृत्ति एवं सहयोगी संवेग है क्रमशः क्या है? पलायन, भय, निवृत्ति, घृणा, जिज्ञासा, आश्चर्य, या उपयुक्त सभी। तो आंसर आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पलायन का संवेग क्या होगा? भय हो जाएगा। निवृत्ति का घृणा हो जाएगा। जिज्ञासा का आश्चर्य। तो ये सभी सही है। मूल प्रवृत्ति और संवेग, ये सारे मूल प्रवृत्ति के संवेग एकदम सही लिखे गए हैं। तो इसलिए हमारा आंसर जो है उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, बालक के स्वभाव का प्रकटीकरण होता है मित्रों के स्वभाव के अनुकूल, समाज के स्वभाव के अनुकूल, माता पिता के स्वभाव के अनुकूल या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालक के स्वभाव का प्रकटीकरण उनके माता पिता के स्वभाव के अनुकूल होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन क्या होती, प्राकृतिक होती है, कृत्रिम होती है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम होती है या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जो मोटिवेशन है वो प्राकृतिक भी हो सकती है और कृत्रिम भी हो सकती है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विसेरोटोनिया स्वभाव के व्यक्ति कैसे होते हैं, समाज प्रिय होते हैं, आराम पसंद, हंसमुख तथा स्वादिष्ट भोजन में रुचि रखने वाले या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। विसेरोटोनिया के स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं वो इन सभी सभी चीज़ें पसंद करते हैं, आराम पसंद होते हैं, समाज के प्रिय भी होते हैं, हंसमुख प्रकृति के भी होते हैं, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोमैटोटोनिया स्वभाव के व्यक्ति किन विशेषताओं वाले होते हैं। अभी तक आपने जाना विसेरोटोनिया के बारे में, अब जानिएगा सोमैटोटोनिया के व्यक्ति कैसे होते हैं। महत्वाकांक्षी एवं क्रोधी, निर्दयी एवं सम्मान प्रिय, दृढ़ प्रतिज्ञ या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। महत्वाकांक्षी और क्रोधी होते हैं जो व्यक्ति सोमैटोटोनिया स्वभाव के होते हैं, उनको जल्दी क्रोध भी आने लगता है। निर्दयी होते हैं, सम्मान प्रिय होते हैं और दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, उन्होंने जो प्रतिज्ञा ले ली फिर उसको ठान के ही रहते हैं, उसको करके ही रहते हैं। तो इस तरीके के स्वभाव के व्यक्ति को हम सोमैटोटोनिया स्वभाव के व्यक्ति वाला संज्ञा दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सेरेब्रोटोनिया स्वभाव के व्यक्ति कैसे होते हैं। चिंतनशील, एकांत प्रिय, नियंत्रण पसंद एवं विचारशील या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सेरेब्रोटोनिया स्वभाव के व्यक्ति होते हैं चिंतनशील, एकांत प्रिय, उन्हें एकांत में रहना अच्छा लगता है, नियंत्रण पसंद होते हैं और विचारशील होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर 3 स्वभाव के बारे में बात की गई है जो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में सब सारी चीज़ें आपको पता चल गई कि कौन कौन से स्वभाव के व्यक्ति कैसे होते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रेस्मर ने शारीरिक गठन के आधार पर संपूर्ण मानव जाति को कितने भागों में बांटा है। 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या फिर 5 भागों में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं जो प्रश्न अभी करवा रही हूँ आपको, ये सारे मिक्स हैं। सीडीपी के जो भी टॉपिक हैं सभी प्रश्नों को मैंने मिक्स करके यहाँ पर रखा है और आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर अगर आपने सारे टॉपिक को पढ़ लिया है तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि आगे मैं एक एक टॉपिक वाइज भी आपको सीडीपी के प्रश्न जल्द ही करवाने वाली हूँ। तो आप सभी जल्दी से वीडियो को शेयर किया करिए और चैनल पर अगर नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर लगातार सीडीपी की क्लास मिलती रहेगी जिसमें हम आगे करेंगे टॉपिक वाइज प्रश्नों को। तो आपको बहुत अच्छे से, अगर आप यूपी टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसटेट के लिए या फिर सीटेट के लिए, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप सभी लोग जुड़े रहिएगा। देखिएगा अगला प्रश्न है कि पिकनिक प्रकार का व्यक्ति कैसा होता है। शरीर से छोटा होता है, कद में छोटा होता है, गोल मटोल होता है और चर्बी युक्त होता है या फिर उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पिकनिक प्रकार का व्यक्ति जो है वो गोल मटोल होता है, चर्बी युक्त भी होता है और उपयुक्त सभी होता है। तो यहाँ पर आंसर, अगर आप सब इनमें से कुछ हैं तो आपको ये पता चल गया कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, पिकनिक प्रकार के व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है एस्थेनिक प्रकार का व्यक्ति कैसा होता है। दुबला पतला, शक्तिहीन, संकोची स्वभाव या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एस्थेनिक प्रकार का व्यक्ति दुबला पतला होता है, शक्तिहीन, उसके अंदर शक्ति भी नहीं होती, संकोची स्वभाव का व्यक्ति होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक कुशलता किस पर आधारित होती है। वंश पर, स्वभाव पर, समाज पर या फिर मित्रों पर आधारित होती है। आपको बताना है व्यावसायिक कुशलता जो है ये वंश पर आधारित होती है, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है
ये कथन किसके द्वारा दिया गया? स्किनर, क्रैशमर, रॉस या फिर किटल? तो ये आंसर किसका है? ये रॉस महोदय का आंसर है। रॉस महोदय का कथन है कि बाहरी शक्ति है वातावरण जो हमें प्रभावित करती रहती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बालक के विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है? भौगोलिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण या फिर ये तीनों यहाँ पर? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 30 प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आप सब ने इन प्रश्नों को बहुत ही तेजी के साथ बहुत ही अच्छे से सॉल्व भी किया होगा। तो अब बताइएगा कि कितना स्कोर बनता है आपका, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि 30 में से आप कितने प्रश्नों को सही कर पाए हो। आज के क्वेश्चन थोड़े से इजी भी थे और बहुत ही अच्छे थे। तो चलिए आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया होगा तो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद अगर आपको आई, प्रश्न आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।